नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिछले लेक्चर में हम भाषा के विविध रूप देख रहे थे और उसमें से पहला जो भाषा का रूप है बोली, उसके संदर्भ में हम जानकारी ले रहे थे। मुझे लगता है कि 4 बातें मैंने आपको बोली से संबंधित कही है और एक बार मैं इसको दोहराना चाहूँगा क्योंकि आगे की बातें हम देखने वाले हैं। इसलिए पिछले लेक्चर में हमने जो 4 तथ्य बताए थे बोली से संबंधित, वो आपको थोड़ा सा याद आ जाए। मैंने कहा था कि बोली का पहला तथ्य है कि एक भाषा के अंतर्गत अनेक बोलियां होती है। इसका मतलब यह है कि भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, भाषा बड़ी होती है, बोलियां छोटी छोटी होती है प्रदेश के आधार पर। दूसरी बात हमने वहां पे देखी है कि बोली का क्षेत्र सीमित होता है, मतलब 4, 5, 10 गांव की एक बोली हो सकती है। मतलब वो पास में जो गांव होते हैं उनकी अपनी एक बोली हो सकती है। उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि बोली का अपना सीमित क्षेत्र होता है। तीसरी बात हमने देखी थी कि बोली का प्रयोग जो है ज्यादातर हमारे बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होता है या उसका उपयोग किया जाता है। बोलचाल की दैनंदिन व्यवहार की जो भाषा है उसमें बोली ज्यादातर इस्तेमाल होती है। इसलिए इसके बारे में एक तथ्य बनता है कि बोली सामान्य बोलचाल में प्रयुक्त होती है। और चौथी बात हमने देखी थी, एकाध लोकप्रिय बोली ही विकसित होते होते भाषा का रूप ग्रहण कर लेती है। इसका मतलब यह है कि एकाध बोली जैसे जैसे उसका भाषा का प्रयोग बढ़ता जाएगा, लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी, वो विस्तृत प्रदेश तक बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे वह बोली जो है एक प्रमुख भाषा के रूप में वहां पे विकसित हो जाती है। तो मैंने ब्रज और अवधि का उदाहरण दिया था। तो उस प्रकार से ये 4 तथ्य हमने देखे हैं। 5वां तथ्य बोली से संबंधित मैं आपको बताता हूं। देखिए, एक भाषा की बोलियों में पारस्परिक बोधगम्यता होती है। एक भाषा की बोलियों में पारस्परिक बोधगम्यता होती है। इसका मतलब यह है, पारस्परिक बोधगम्यता मतलब क्या है? उदाहरण के तौर पर ले लीजिएगा, मराठी एक प्रमुख भाषा है और मराठी की वैदर्भी या कोंकणी या मालवनी या मराठवाड़ी या सोलापुरी, कोल्हापुरी ये बोलियां हैं। तो इसमें पारस्परिक बोधगम्यता से तात्पर्य क्या है कि कोल्हापुर की कोल्हापुरी बोलने वाले या विदर्भा की वैदर्भी बोलने वाले जो भी लोग हैं वो कोल्हापुरी की बोली जो है वो बिल्कुल समझते नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब विदर्भा की जो बोली है वो कोल्हापुर वाले भी जानते हैं और कोल्हापुर की जो बोली है वो विदर्भा वाले भी लोग जो है थोड़ा बहुत समझते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक भाषा के अंतर्गत आने वाली अनेक बोलियों के बीच में परस्पर बोधगम्यता होती है। थोड़े बहुत प्रादेशिक शब्द उसमें आ जाते हैं, उस प्रदेश के जो अलग शब्द वहां पे आ जाते हैं, लेकिन बाकी सब स्थितियां जो है, बाकी जो बोलचाल की जो भाषा है लगभग एक जैसी होती है। और उन सभी बोलियों में, मतलब एक भाषा के अंतर्गत आने वाली बोलियों में परस्पर बोधगम्यता होती है। बोधगम्यता से तात्पर्य, मैं अगर महाराष्ट्र में रहता हूं तो महाराष्ट्र के मराठी के अंतर्गत जो भी बोलियां है तो बोलियों के प्रादेशिक रूप होते हुए भी मैं उनके रूपों को समझ सकता हूं या वह बोली मैं समझ सकता हूं। इससे तात्पर्य यह समझ लीजिएगा कि एक भाषा के अंतर्गत होने वाली जो बोलियां होती है उसमें पारस्परिक बोधगम्यता होती है। इसका मतलब यह है कि वे अनभिज्ञ होती है या इसको हम बिल्कुल समझ नहीं हो सकते, ऐसा नहीं होता। दूसरा उदाहरण मैं बता देता हूं, मराठी की और हिंदी की बोलियां अगर हम देखेंगे तो हिंदी की बोलियां अलग है और मराठी की बोलियां अलग है। वहां पे हिंदी और मराठी भाषा भी अलग अलग है। तो वहां पे ऐसा हो नहीं सकता कि मराठी की बोली, मान लीजिएगा वहां पे विदर्भा की ले लीजिएगा और हिंदी की बोली ब्रज ले लीजिएगा, दोनों में परस्पर बोधगम्यता हो, ऐसा नहीं हो सकता। भाषा बदल जाती है तो उसके बोलियों के रूप भी बदलेंगे, लेकिन एक ही भाषा के अंतर्गत अनेक बोलियां अगर आ जाती है, उन सभी बोलियों में वहां पे परस्पर बोधगम्यता आपको दिखाई देगी। तो इससे तात्पर्य इतना ही समझ लीजिएगा कि एक भाषा के अंतर्गत चाहे कितनी भी बोलियां हो, वो
एक दूसरे से संबंध रखती है, एक दूसरे के शब्दों को जान पहचान सकती है। तो इस हिसाब से एक भाषा की बोलियों में परस्पर बोधगम्यता होती है। अगला तथ्य जो है, अगली बात जो है बोली के संदर्भ में, बोली का संबंध गांव मंडल तक ही होता है। इसके ऊपर हमने वो बात देखी थी कि प्रत्येक बोली का अपना एक सीमित क्षेत्र होता है। उसी प्रकार बोली का संबंध किसी गांव, कस्बे, विशिष्ट सीमित प्रदेश तक, अंचल तक या मंडल तक ही उसका सीमित प्रदेश होता है। इससे तात्पर्य यह है कि 4-5 गांव की बोली एक विशिष्ट बोली हो सकती है, लेकिन एक पूरे जिले की बोली जो है अलग, वहां पे उसको बोली नहीं कह सकते क्योंकि उसका दायरा बढ़ जाता है। इतना ध्यान में रखिएगा कि क्षेत्र विस्तार के आधार पर वहां पे भाषा के जो रूप है वो तैयार होते रहते हैं। सीमित क्षेत्र में अगर वो भाषा बोली जा रही है, उसका एक अपना शब्द प्रयोग है, उसके अपने शब्द है और उस हिसाब से वहां पे प्रयोग में लाई जा रही है, तो समझ लीजिएगा वह एक बोली है। और वही भाषा विस्तृत भूभाग में, विस्तृत प्रदेश में अगर बोली जाती है तो वो भाषा का रूप धारण कर लेती है। तो इस हिसाब से बोली गांव मंडल तक ही सीमित होती है। इसका मतलब पास पड़ोस के गांव तक ही उस बोली के शब्द जो है जाने पहचाने जाते हैं। और वह मंडल मतलब 4-5 गांव का मिलकर जो पंचक्रोशी बोलते हैं, हम इसको मंडल उसको कह सकते हैं। अर्थात 4-5 अनेक गांव में जो प्रयुक्त होने वाली जो एक विशेष भाषा, उसको बोली हम कह सकते हैं। अगली बात बोली से संबंधित यह है कि बोली में देशज शब्दों की बहुलता होती है। देशज शब्द से तात्पर्य क्या है कि वहां पे उस प्रदेश के अपने कुछ शब्द जो है वहां पे बोली में घुल मिल जाते हैं। इससे तात्पर्य यह है, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूं तो वहां पे श्रीखंड एक शब्द है, पुरणपोळी एक शब्द है, या ये सभी शब्द जो है मराठी के अंतर्गत आ जाते हैं। उसी प्रकार दक्षिण के कुछ शब्द हैं, सांबर ले लीजिएगा, इडली ले लीजिएगा, ये सभी क्षेत्र उस प्रदेश में वहां पे प्रयुक्त होते हैं विशिष्ट वस्तुओं के लिए, विशिष्ट व्यंजनों के लिए। तो मुझे बताना क्या है कि बोली के अपने देशज शब्द वहां पे होते हैं, और देशज शब्द से तात्पर्य है ग्रामीण परिवेश के अपने अपने कुछ शब्द जो है उस बोली में समाहित होते हैं, उसका प्रयोग होता है। पिछले लेक्चर में मैंने एक उदाहरण दिया था गड़ंगन और केळवन। अब गड़ंगन ये शब्द ग्रामीण परिवेश में प्रचलित है, वही कोल्हापुर की तरफ ये केळवन शब्द वहां पे प्रचलित हो जाता है। इसका मतलब यह है कि अपने अपने भूभाग में, अपने अपने प्रदेश में ऐसे विशिष्ट शब्द जो है उस बोली में घुलमिल गए हैं, जिसके आधार पर वो बोली जो है अन्य बोलियों की तुलना में अलग समझी जाती है। उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बताया था कि विदर्भा में जो मराठी बोली जाती है वहां पे कोई भी बात किस प्रकार से बोली जाती है, देखिएगा, मी येऊन राहिलो, मी जेवून राहिलो, मी जाऊन राहिलो, ये जो कुछ शब्द प्रयोग है वो अपने बोली की अपनी विशेषताएं हैं। तो मुझे बताना यह है कि प्रत्येक बोली में अपने देशज शब्दों की वहां पे बहुलता दिखाई देती है और उसके आधार पर बोली वहां पे काम करती है। अगला तथ्य है, या अगली बात बोली से संबंधित हम कह सकते हैं कि बोली शिक्षा का माध्यम नहीं होती। मतलब जिस प्रकार हम पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई के दौरान जो हम माध्यम के रूप में जो भाषा अपनाते हैं वह बोली नहीं हो सकती। मतलब बोली जो है सामान्य बोलचाल में, दैनंदिन व्यवहार में, सब्जी मंडी की जो भाषा होती है वहां पे बोली इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन अध्ययन अध्यापन की भाषा के तौर पर वहां पे बोली का उपयोग नहीं होता। तो ये बात वहां पे बोली से लागू हो जाती है कि बोली शिक्षा का माध्यम नहीं होती। अगली बात है, बोली का उपयोग लोकगीत एवं लोक साहित्य में होता है। अब देखिएगा, लोकगीत और लोक साहित्य से तात्पर्य यह है कि प्रत्येक राज्य में अपने अपने लोकगीत होते हैं, लोक साहित्य होता है, और उन लोक साहित्य में प्रयुक्त होने वाले जो भी गीत होने दीजिएगा, कविताएं होने दीजिएगा, या अन्य प्रकार का कोई अन्य प्रकार की रचनाएं होने दीजिएगा, वहां पे हम देखते हैं कि उन गीतों में, उन गानों में जो है अलग अलग प्रकार के शब्द जो है वहां पे इस्तेमाल होते हैं। वह भाषा की तुलना में अगर विचार करें तो वो शब्द केवल उसी प्रदेश तक ज्यादातर वहां पे सीमित दिखाई देते हैं। मतलब
वह प्रदेश में वो गीत गाए जाने के कारण, उस प्रदेश में गीत गाए जाने के कारण वहां के अपने कुछ शब्द जो है उन गीतों में वहां पे आ जाते हैं। उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र में ऐसे बहुत लोक गीत वहां पे या लोक साहित्य के कला प्रकार जो है हमारे सामने आ जाते हैं। उदाहरण के तौर पर भारुड ले लीजिएगा, गणगौळण ले लीजिएगा, वाग्या मुरली, ये जो गीत गाए जाते हैं वो ले लीजिएगा। वहां पे आपने और जोगवा फिल्म देखी होगी, उसमें भी उस प्रकार के गीत जो है देवी के गीत कह सकते हैं उसको, या गोंधळी गीत कह सकते हैं, या मराठी में उसको जात्यावरच्या ओव्या म्हणतात। अब ये जो कुछ मैं उदाहरण आपको बता रहा हूं कि ये सभी उदाहरण जो है वहां पे प्रयुक्त होने वाले जो गीत होते हैं या रचनाएं होती है उसमें वहां पे बोली का ज्यादातर प्रयोग होता है। मतलब लोक मनोरंजन के लिए, लोक गीतों के लिए या लोक साहित्य के लिए ज्यादातर इस्तेमाल जो है बोली का वहां पे होता है, लेकिन ये शिक्षा का माध्यम नहीं होती। अगली बात बोली से संबंधित महत्वपूर्ण है। देखिए, बोली मुख्यतः मौखिक रूप में ही प्रचलित होती है। इसका मतलब क्या है? हमने देखा है कि भाषा जो है 3 रूपों में विशेषता काम करती है, एक तो मौखिक, दूसरा लिखित और तीसरा जो है सांकेतिक। लेकिन बोली से संबंधित हम बात वहां पे कह रहे हैं कि बोली मुख्यतः मौखिक रूप में प्रचलित होती है। मतलब बोली, उसके नाम से ही वहां पे स्पष्ट है कि जो बोली जाती है, इसलिए वो मौखिक रूप से संबंधित है। मतलब जिसको बोला जाता है उसका लिखित रूप हम जो है ढूंढ नहीं सकते। मतलब व्यवहार, बोलचाल के लिए, व्यवहार के लिए सिर्फ बोलकर जिस भाषा का हम प्रयोग कर रहे हैं उसको हम बोली कह सकते हैं। इसका मतलब यह है कि बोली का मुख्यतः मौखिक रूप ही प्रचलित होता है। अगला तथ्य मैं आपको बता देता हूं। साहित्य में कुछ विशेष पात्रों को प्रस्तुत करने के लिए ही बोली को अपनाया जाता है। उदाहरण के तौर पर आपने कुछ ऐसी फिल्में भी देखी होंगी कि जहां पे एक बहुत बड़े अफसर दिखाए जाते हैं और उन अफसरों के घरों में कुछ नौकर जो है काम करने के लिए वहां पे दिखाए जाते हैं। तब वहां पे आपको महसूस होगा कि एक उस अफसर की जो भाषा है और उस नौकर की जो भाषा है, इसमें अगर हम फर्क ढूंढना चाहेंगे तो आपको वहां पे पता चल जाएगा कि अफसर की भाषा एक भाषा के तौर पर वहां पे सामने आ जाती है, लेकिन उस नौकर की जो भाषा है उसकी अपनी गांव की बोली जो है उस प्रकार की वहां पे दिखाई जाती है। इससे तात्पर्य यह है कि साहित्य में भी बोली का रूप हमें देखने को मिलता है, लेकिन गौण पात्रों को लेकर वहां पे दिखाई देता है। मतलब नौकर चाकर जो भी लोग होते हैं रईस खानदानों में काम करने वाले, तो उनके यहाँ जो नौकर, उनकी भाषा जो है बोली के तौर पर वहां पे साहित्य में लिखी हुई हम देख सकते हैं। इसके अलावा बोली जो है साहित्य में लिखी नहीं जाती है या उस रूप में साहित्य लिखा नहीं जाता। तो इससे तात्पर्य यह है कि साहित्य में कुछ विशेष पात्रों को दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए वहां पे बोली का प्रयोग किया जाता है। और अंतिम बात, बोली का अपना कोई व्याकरण नहीं होता। देखिएगा, भाषा का अपना एक व्याकरण होता है, लेकिन बोली का अपना कोई व्याकरण नहीं होता। इसका मतलब यह है कि जब हम कोई भी बोली बोलने के स्तर पर इस्तेमाल करते हैं तब वहां पे बोलते समय हम ज्यादातर व्याकरण का ख्याल नहीं रखते। तो इस वजह से किसी भी बोली का व्याकरण नहीं होता, ये बात ध्यान रखिएगा। और इस तरह से लगभग 12 जो उसकी खासियत है, विशेषता है, खूबियां जो है मैंने आपके सामने रखी है। फिर से एक बार मैं दोहराता हूं ताकि परीक्षा में आपको इसको लिखने आ जाए। पहला मैंने बताया था कि एक भाषा के अंतर्गत अनेक बोलियां होती है। दूसरी बात है, बोली का क्षेत्र सीमित होता है। तीसरा तथ्य मैंने कहा था, बोली सामान्य बोलचाल में प्रयुक्त होती है। चौथा तथ्य है, एकाध लोकप्रिय बोली ही विकसित होते होते भाषा का रूप धारण कर लेती है। पांचवा तथ्य है, एक भाषा की बोलियों में पारस्परिक बोधगम्यता होती है। छठा तत्व है, बोली का संबंध गांव, कस्बों, मंडल तक सीमित होता है। और सातवां है, बोली में ज्यादातर देशज शब्दों की बहुलता होती है। आठवां तथ्य है, बोली शिक्षा का माध्यम नहीं होती। नौवां तथ्य है, बोली का उपयोग ज्यादातर लोकगीत और लोक साहित्य के लिए किया जाता है।
और 10वां तथ्य है बोली मुख्यतः मौखिक रूप से ही प्रचलित होती है। 11वां तथ्य है साहित्य में कुछ विशेष पात्रों को दर्शाने के लिए बोली का प्रयोग साहित्य में हुआ दिखाई देता है। और 12वां है बोली का अपना कोई व्याकरण नहीं होता। मतलब ये सभी बातें आपको थोड़ा सा ध्यान में आया होगा कि जब हम इसके आगे भाषा से संबंधित कुछ बातें देखने वाले हैं, मैं उस समय बताते समय थोड़ा सा उसका तुलना करके भी आपको बताऊंगा, तब ये बात और ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि बोली के ऊपर जो भी कुछ मैंने अभी कहा है उसके आधार पर आपको बोली और भाषा के भीतर अंतर करने आ जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। अगले लेक्चर में बोली मतलब भाषा का अगला रूप जो है उसको पाठ्यक्रम में दिया है परिनिष्ठित भाषा बोल के, तो उसको लेकर मैं आपके सामने उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए रुकते हैं, धन्यवाद।